अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा के सुंदरपुर छठी पोखर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में किया जा रहा है विराट 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन। जी हां, दरभंगा शहर की छठी पोखर सुंदरपुर में पहली बार विराट 9 कुंडली के लिए गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर आज पूरे जिले से भक्तजन पहुंचे, जहां सर्वप्रथम भूमि पूजन कर इस आयोजन का शुरुआत किया गया। कार्यक्रम है जो 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक संचालित होगा शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में। और इस यज्ञ का एक ही उद्देश्य है, मानव में देवत्व का उदय, धरा पे स्वर्ग का अवतरण, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि युग व्यास पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का संकल्प है। और उसी के तहत आज यज्ञ को हमारे समाज में थोड़ा बृहद स्तर पर खर्चीला बना दिया गया, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ को बहुत ही सरल किया और इस यज्ञ को घर घर पहुंचाने के लिए गायत्री परिवार कृत संकल्पित है। तो यहाँ इस यज्ञ में सभी संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। जैसे माँ के गर्भ में जो 3 महीना का बच्चा हो जाता है तो उनका पुंसवन संस्कार होता है, बच्चा जन्म ले ले तो उसका नामकरण, 5 महीने का हो जाए तो अन्नप्राशन संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, दीक्षा संस्कार, उसके बाद विवाह संस्कार
और जन्म दिवसोत्सव और विवाह दिवसोत्सव संस्कार, ये सभी संस्कार यहाँ निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे, जो संस्कार परंपराओं को परिवार में बढ़ावा दे रहा है गायत्री परिवार। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज इसका भूमि पूजन है, जहाँ यज्ञ होना है उस स्थान को पवित्र किया जा रहा है, उस स्थान के जो अंदर की शक्ति है उसको जागृत किया जा रहा है। ये विशेष वैदिक मंत्रों के द्वारा आज भूमि पूजन का क्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। भूमि पूजन किनके द्वारा करवाया जा रहा है? भूमि पूजन यहाँ के स्थानीय यजमान हैं जो आए हुए हैं और कुंड पर वो विराजमान हैं, उनके द्वारा संपन्न हो रहा है। और जो कराने वाले हैं वो हमारे शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि हैं, जो आचार्य के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान हैं। कहाँ से भक्तजन जुटे हैं? यहाँ दरभंगा के ये सुंदरपुर के स्थानीय परिजन भी है और लगभग पूरे जिला से हमारे गायत्री परिवार के परिजन आए हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार है, जिला युवा समन्वयक गायत्री परिवार। थैंक यू। वक्फ कानून पर पीके का बड़ा बयान, कहा अगर वक्फ कानून संसद से पास हुआ तो इसके लिए नीतीश कुमार और जदयू जिम्मेदार होंगे। 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान था, आज नीतीश कुमार उनके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। पटना, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने वक्फ बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जन सुराज वक्फ कानून के खिलाफ हैं। अगर मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिए बिना वक्फ कानून पारित किया जाता है तो ये पूरी तरह से गलत होगा। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए अधिकारों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप, वह भी समाज की असहमति के बाद, कतई उचित नहीं है। मुस्लिम समुदाय की सहमति के बिना वक्फ विधेयक में संशोधन करना हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए वादे का उल्लंघन होगा। अगर वक्फ कानून पारित हो गया तो जदयू नेताओं का खुद को गांधी और लोहिया का अनुयायी कहना गलत होगा। प्रशांत किशोर इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वक्फ कानून पारित होता है तो इसके लिए भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के सांसद जिम्मेदार होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जदयू के सांसद वक्फ के खिलाफ वोट करते हैं तो ये कानून नहीं बन सकता। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को याद दिलाते हुए कहा कि 2015 में मुसलमानों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका समर्थन किया था। आज वक्फ बिल का समर्थन करके वे मुस्लिम समुदाय से किया वादा तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को पता होना चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में मुसलमानों का भी बड़ा योगदान है, और अगर वे वक्फ के खिलाफ वोट नहीं करते हैं तो खुद को गांधी और लोहिया का अनुयायी कहना गलत होगा। संशोधन बिल को लेकर बड़ी चर्चा, आप किस तरह से? नहीं, बिल्कुल वक्फ को लेकर दो बातें हम लोगों ने कही। पहला तो जनसुराज बिल्कुल इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझिए। वक्फ का कानून ठीक है खराब है वो अलग बात है। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा तो आपके हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए तो क्या पूरे देश में उसका विरोध नहीं हुआ? क्या किसानों पर बनाए गए कानून को उनको वापस नहीं लेना पड़ा? इसलिए हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी या देश सेकुलर बना रहेगा। तो हम लोग हर परिवार में भी कहते हैं कि अपने बाप दादा के कहे हुए बात का सम्मान करना ये सनातन धर्म की रिवायत है, मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और जो कानून बन रहा है, भाजपा वाले तो दोषी है ही, ये तो हिंदू मुसलमान करते ही है, मुसलमानों को डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर भी है, क्योंकि आज अगर नीतीश कुमार वक्त के पक्ष में न खड़े हों, उसके लिए वोट न करें तो ये कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी मेजॉरिटी नहीं है। इनके सांसद जो बिहार से जीत कर गए हैं, अगर ये लोग वक्त के पक्ष में वोट न दें
तो किसी भी हालत में कानून नहीं बन सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी से, उनके दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि अभी से भी जगिए। अगर आप जेपी और लोहिया की बात करते हैं, गांधी का चित्र लगाकर राजनीति करने का दावा करते हैं, तो गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलिए। गलत बात मत कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए। भाजपा को भले मुसलमानों ने न बनाया हो, लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बनाया है। जहां पर आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, 2015 में जब इनकी बुरी तरह हार हो गई थी, मेरी मदद से चुनाव लड़ रहे थे, तब अगर मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया होता, तो आज नीतीश कुमार कहीं नहीं रहते। तो जिन मुसलमानों ने आपके लिए लाठी खाई, लाइन में लगे, आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद की, उनके खिलाफ इस तरह का कानून बनने में आप सहयोग न करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और सारे जो मुस्लिम साथी आज जदयू से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग अभी से भी मुख्यमंत्री को लिख कर दीजिए कि वो वक्त के पक्ष में मतदान न करें, और अगर वो करेंगे तो सारे मुस्लिम साथियों को जदयू छोड़ देना चाहिए, ताकि नीतीश कुमार को भी सबक मिले कि अगर वो वादा खिलाफी करेंगे, पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो उस समाज का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो या बिहार का युवा हो। आप अगर वादा खिलाफी करते हैं तो लोकतंत्र में हम लोग के पास यही अधिकार है कि हम लोग आपका साथ छोड़ दें, आपका साथ न दें, आपको वोट न दें, आपके साथ खड़े न हो। आज दरभंगा जिला कांग्रेस मुख्यालय पर जाले विधानसभा के पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने अदानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा 100 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक रेल लिंक साइलो पर बड़ा खुलासा किया और पक्के दस्तावेज के साथ कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा बिहार में अनाज साइलो कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए ठेका दिया था। डॉक्टर उस्मानी ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि अदानी ग्रुप, PRVS इंफ्रा, विडन्स इंफ्रा और कई बिचौलियों ने मिलकर किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। आइजाले, सहपुर, जोगियारा और खेसर गांव के किसानों से जबरन बिना उचित मुआवजा दिए उनसे जमीन ले ली गई और किसानों के परिवार को नौकरी का झूठा वादा भी किया गया, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। विरोध करने वाले गरीब किसानों पर फर्जी मुकदमा भी लगाया गया और गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई भी की गई। आई बिचौलियों द्वारा किसानों से औने पौने दाम में जमीन खरीदी गई और बाद में ऊंची कीमत पर अदानी ग्रुप को बेची गई, जिससे किसानों को आर्थिक शोषण का शिकार बनाया गया है। अवैध तरीके से किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई, जो स्थानीय विधायक सह मंत्री के इशारे पर गुंडागर्दी के जरिए हुआ है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहण के लिए सहमति, उचित मुआवजा एवं पुनर्वास प्रक्रिया आवश्यक है, लेकिन इसमें पूरी तरह अनियमितता बरती गई। जब इस मामले की सूचना हम लोगों ने ADM को दी, DM को दी, तो DM साहब का जो पत्र आया था, मैं आपको उसकी भी कॉपी दिखा रहा हूं। DM साहब ने माना कि इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये DM साहब को जो पत्र लिखा गया उसकी कॉपी है। पत्र लिखा नहीं गया, DM साहब की तरफ से जो जवाब आया उसकी कॉपी है। ये देखिए, आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, सब आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। इसमें DM साहब ने माना है कि यह बहुत भारी गड़बड़ी हुई है, लेकिन DM साहब ये कहते हैं कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जो DM के यहाँ द्वितीय अपील होती है, उसकी कॉपी है, उनका जो डिसीजन है उसकी कॉपी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर ADM ने क्यों डिले किया जमाबंदी कैंसिल करने के लिए। हम लोगों को बिहार सरकार के सचिव के पास पहुंचना पड़ा, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। 1 साल पहले इसको रद्द हो जाना था, जमाबंदी को, म्यूटेशन को, लेकिन ये रद्द नहीं हुआ। जब सचिव का आदेश आया तो सचिव के आदेश के आलोक में ADM ने जमाबंदी को रद्द किया। ADM ने खुद से नहीं किया, 1 साल तक ADM सुनवाई को टालते रहे। तो मैं इस मामले में ADM के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, इस मामले में CO के ऊपर जांच होनी चाहिए, इस मामले में तमाम उन पदाधिकारियों के ऊपर जांच होनी चाहिए जिनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। जमाबंदी कैंसिल हो गई है। 20 मार्च को इसका ऑर्डर आ गया था सचिवालय की ओर से ADM साहब को कि आप इसको जमाबंदी कैंसिल कीजिए,
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लापरवाही हुई है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं? क्या इसमें एफआईआर नहीं बनती है? डीएम साहब इसमें एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? या सचिव ने भी माना है? एक और दूसरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके जब हम लोगों ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभागीय सचिव और प्रधान सचिव को द्वितीय अपील दिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, तो उनका ये रिप्लाई आया। उनका रिप्लाई आपके सामने है। इसी रिप्लाई में बताया गया कि इसको जमाबंदी को कैंसिल किया जाए। अगली सुनवाई जो एडीएम की थी वो 20 मार्च को थी, उसमें इसको कैंसिल करने के लिए कहा गया। इन्होंने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है तभी जमाबंदी कैंसिल हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो जमाबंदी कैंसिल क्यों होती, रद्द क्यों होती? जमाबंदी तो रद्द करवाई गई, लेकिन किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई के दिशा निर्देश नहीं आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकारी जमीन को बेचना किसी और को या किसी कंपनी के नाम कर देना क्या कोई आसान बात है? अगर नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एडीएम और डीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ और कौन कौन लोग से इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे मालूम है कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, विधायक मंत्री लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, इसीलिए मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो जाले के विधायक और वर्तमान में जो मंत्री हैं वो उनको पैसा कहां से आता कि नर्सिंग कॉलेज खोलते अपना बैठ के? आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपना नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं, बहुत बड़ा सा आलीशान बंगला बना लिया, अलग अलग जगह पे भूमि ले लिया। कहां से पैसा आया? क्या ये पैसा जाले के गरीब मजदूरों का, किसानों का, उनकी मेहनत की कमाई हुई जमीन का पैसा से आप नर्सिंग कॉलेज और अपना घर बना रहे हैं? इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई उनके संपत्ति की, माननीय मंत्री के संपत्ति की जांच करे कि पिछले 4-5 साल के अंदर में उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है और वो कहां से बढ़ी है, किस किस बिचौलियों को उन्होंने बीच में डाला अडानी कंपनी के को भूमि अर्जित कराने में, और इस पे जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक और आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो जमीन खरीदी गई वो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड थी, और जब उसको किसी ने, बिचौलिए ने खरीदा, किसी बिचौलिए कंपनी ने खरीदा, 2-3 कंपनियां इन्वॉल्व थी, वेदांश और पीआरबीएस और भी कई सारी कंपनी इन्वॉल्व थी। इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, कृषि की भूमि खरीदी, और जब इसको बेचा तो यह दिखाया कि ये कॉमर्शियल लैंड है, ये दिखाया कि ये रेसिडेंशियल लैंड है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि जब एग्रीकल्चरल लैंड को कोई व्यक्ति खरीदता है या कोई कंपनी खरीदती है तो उस पर रेसिडेंशियल कार्य करने से पहले या कॉमर्शियल कार्य करने से पहले उस जमीन का सीएलयू होता है, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन लैंड यूज। तो क्या सीएलयू हुआ? जब आप जानकारी लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चेंज इन लैंड यूज हुआ ही नहीं है। एक तरफ जमीन खरीदी गई, 2 महीने के अंदर बेच दी गई, किसी को 4, किसी को 6 महीने के अंदर बेचा गया बिना किसी चेंज इन लैंड यूज के। आप देखेंगे इस शीट में सब चीजें मेंशन है कि किस तरह से ये जो सोल्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो इसमें सब में रेसिडेंशियल लिखा हुआ है। और ये बेचा किसको गया? ये किसान से खरीद के कंपनी को बेचा गया, उस कंपनी ने फिर अडानी को बेचा। तो जब किसान से खरीदा गया तो ये तमाम जो जमीनें थी वो एग्रीकल्चर थी, और अचानक से ये जमीन रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल हो जाती है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच यही रखना चाहता हूं, और ये पूछना, ये आखिरी बात, और ये बस यही पूछना चाहता हूं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, एफआईआर कब होगा? मैंने तो आईपीसी की धारा बता दी कि किस किस धारा के अंदर एफआईआर होना चाहिए, सारा रिसर्च करके आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, इसमें बैठे पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे, सरकार, मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान लेंगे और अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता को देखते हुए नैतिक तौर पर मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए जीवेश जी को। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपकी जमाबंदी कैंसिल का, वो कितना जमाबंदी कैंसिल का टोटल जमीन का हुआ या उसका रकबा है? इसका रकबा है जो इसमें आपको मेंशन है कि खेसरा नंबर 4405। पूरी जमाबंदी कैंसिल नहीं?
सबसे पहले इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए तमाम मीडिया बंधु, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम साथियों का हृदय से आभार कि आप लोगों ने इस अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस प्रेस वार्ता का विषय पहले से डिस्क्लोज नहीं किया गया था। इसके पीछे बहुत सारी वजह थी। हम चाहते थे कि डायरेक्टली आप लोगों से रूबरू होकर इस पत्रकार वार्ता का विषय आप लोगों को बताएं और इसके संबंध में चर्चा करें। आज का जो विषय है वो है मोदी अडानी भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों लोगों ने मिलकर इस देश की सारी मलाई को खाने का काम किया है, इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जाले विधानसभा के अंदर, जाले प्रखंड के अंदर सहसपुर एक गांव पड़ता है, एक पंचायत है, जिसके अंदर अडानी का एक बड़ा प्लांट स्टैब्लिश हुआ, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के नाम से। और ये रेल ट्रैक निर्मित साइलो प्लांट 100 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाया गया और ऐसा बताया गया कि अडानी जी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर सुदूर इलाके में जाले प्रखंड के अंदर कर रहे हैं और जिसमें 50,000 मीट्रिक टन अनाज को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए साइलो प्लांट बनाया गया, स्टोरेज प्लांट बनाया गया। जब इसकी गहराई तक हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी गहराई को नापने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से इस साइलो प्लांट का निर्माण किया गया है, तो मालूम ये चलता है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सोशल मीडिया के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे साथी केशव ठाकुर जी ने लगातार इस विषय को लेकर डीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ, बिहार सरकार के सचिव के यहाँ, संबंधित विभाग के सीईओ के यहाँ तमाम जगह आवेदन लगाया, तमाम जगह जानकारी हासिल करने की कोशिश की और बहुत खतरनाक तथ्य इसमें सामने आए हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि इस प्लांट को बनने के लिए जो जमीन अडानी ग्रुप लेगा उसका मुआवजा वहां के किसानों को मिलेगा, लेकिन आज प्लांट बनकर तैयार हो गया है, आज तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। कई सारी सरकारी जमीनें हैं जिसको अडानी ग्रुप ने अपने अंदर समावेश कर लिया, अपने साइलो प्लांट के अंदर समावेश कर लिया। तो सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट का भी मामला है, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलने का मामला है। साथ ही साथ उस प्लांट के अंदर बिना किसी एनओसी के रोड बनाने का मामला है, बिना किसी एनओसी के रेल ट्रैक बनाने का मामला है और वो भी सरकारी भूमि के ऊपर ये मामला है। इतना ही नहीं, राजस्व चोरी की जानकारी सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएनएल जैसे चीजें सामने आ रही है, काले धन को प्रयोग करने की बातें सामने आ रही है। और इसमें स्थानीय विधायक जो आज के डेट में बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि अडानी को हम लेकर आए, हम लेकर आए, हम लेकर आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इतनी गड़बड़ी जो इस अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बनने में हुई है, उसको स्थापित करने में हुई है, क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आपने कभी कोई बात की? जब वहां के किसानों ने, जाले के किसानों ने, या जिनकी भूमि थी, जिनकी जमीन थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस जमीन पर वो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, वो जमीन उनसे छीन ली गई, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। और जब उन्होंने
इसका प्रतिरोध किया, विरोध किया, तो उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जात, एक समुदाय के लोग इसमें हैं, तमाम जात, तमाम समुदाय के लोग इसमें हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो गड़बड़ी हुई और उसका विरोध किया गया, उसके ऊपर एफआईआर भी कर दिया गया। एक व्यक्ति है नितिन, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जब कोई किसान इस देश के अंदर अपना हक मांगता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं गुंडा एक्ट के अंदर। तो मैं इन्हीं सब बातों को आपके सामने रख रहा हूं। दो तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सहसपुर पंचायत के अंदर राजस्व थाना नंबर 5, खाता नंबर 813, खेसरा नंबर 1909 और मौजा जाले खेसरा नंबर 4405, ये गवर्नमेंट की लैंड है, सरकारी भूमि है। इस भूमि को इलीगली वेदांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नोएडा की एक कंपनी है, बिचौलिया कंपनी है, और एक पीआरवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी ने मिलकर इस सरकारी भूमि को इलीगली अडानी एग्रो लॉजिस्टिक को बेच दिया। कितना रकबा है उसका? इसका रकबा लगभग 1235 डिसमिल है और इस जमीन को बेचा गया। इतना ही नहीं, खेसरा नंबर 4405 मौजा जाले, इसके ऊपर बिना किसी एनओसी के कंस्ट्रक्शन किया गया। सड़क का सरकारी भूमि है, बिना किसी एनओसी के रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। और आप बोलेंगे कि मेरे बात में कितनी सच्चाई और किस तथ्य के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो ये उसके दस्तावेज हैं। इस पे लिखा हुआ कार्यालय। जन सुराज पार्टी की ओर से बिहार बदलाव रैली की तैयारी को लेकर जिले में महत्वपूर्ण बैठक। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाली है ऐतिहासिक रैली, लाखों लोगों के आने की संभावना। मुजफ्फरपुर जन सुराज पार्टी द्वारा आगामी 11 अप्रैल 2025 को पटना के गांधी मैदान में होने वाली बिहार बदलाव रैली की तैयारियों को लेकर 2 अप्रैल मुजफ्फरपुर जिला पार्टी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कार्य समिति, राज्य कोर समिति, जिला समिति एवं प्रखंड स्तर के सभी सदस्यों ने भाग लिया, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने रैली की सफलता के लिए रणनीति बनाई और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक ने प्रेस वार्ता कर रैली की तैयारी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत से 100 लोग इस रैली में भाग लेंगे। लाखों की भीड़ इस रैली में आने वाली है और हमारा प्रयास रहेगा कि सबसे ज्यादा भागीदारी मुजफ्फरपुर जिला से हो। आगे उन्होंने बताया कि यह बिहार बदलाव रैली उन लोगों के लिए है जो बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं। ये रैली वैसे लोगों के लिए है जो शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, जिन्हें बिहार में सही स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिल रही। ये परिवर्तन रैली वैसे प्रताड़ित लोगों के लिए है। वहीं बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ बिहार बदलाव रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। बैठक के मौजूद जन सुराज जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिला महिला अध्यक्ष उषा सिंह, पूर्व आईपीएस जितेंद्र मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मीरा कुमुदी, किशोर कुणाल, नवल किशोर रावत, जिला संयोजक फहाद आजम और अन्य जन सुराजी मौजूद रहे। ये क्या कुछ उद्देश्य है कृषि मुद्दों पर बात? बिहार परिवर्तन रैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान में होना है। उसी के संबंध में मुजफ्फरपुर के सभी साथियों के द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया था। प्रदेश से हमारे प्रभारी पूर्व आईजी साहब भी हम लोग के बीच उपस्थित हैं, हमारे जिले के प्रभारी भी उपस्थित हैं और 16 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है जिले के साथियों का, जिनमें हम 16 प्रखंड और महानगर को 4 जोन में बांट दिया है। उसी के संबंध में आज बैठक हुई थी और बैठक के उपरांत आप सबों के माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि बिहार परिवर्तन एक प्रशांत किशोर जी ही नहीं, जनसुराज के साथी ही नहीं, मीडिया के भाइयों का भी एक नैतिक कर्तव्य है कि बिहार के बदलाव में आपका सहयोग अपेक्षित है। 11 अप्रैल को आज तक जो ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान में सत्तारूढ़ पार्टी भी नहीं कर पाई है, उसके से भी अधिक संख्या में हम लोग चलने का निर्णय लिया है। लाखों लाख लोग आएंगे। तो मुजफ्फरपुर
बिहार की एक जिला है जहां से जिला अध्यक्ष और पूरी कमेटी आपके सामने बैठी है। हम लोग का प्रयास है कि 20 से 30 लाख लोग पूरे बिहार से वहां आए और जिसमें प्रथम स्थान मुजफ्फरपुर का हो, ऐसा हम लोगों ने आज के बैठक से निर्णय लिया। कितनी की संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करेंगे आप? यहाँ से हम लोग प्रत्येक पंचायत से 100 लोगों को ले जाने का बैठक कर लिया है और वहाँ के लिए हर पंचायत में 4-4 साथियों का चयन हो गया है, जो लोगों के बीच मोबिलाइज करके एक एक आदमी का नाम और मोबाइल नंबर लेंगे। इस तरह से लगभग 800 बसेज और 1000 के आसपास 4 व्हीलर गाड़ियां जो हमारे साथियों का एवं बिहार परिवर्तन के लिए उत्सुक उन नागरिकों का है जो बिहार बदलाव के लिए अग्रसर हैं, जो 75 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, पार्टियों को वोट दे देकर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाया स्थानीय स्तर पर। शिक्षा के लिए पलायन किए, रोजगार के लिए पलायन किए, स्वास्थ्य के लिए पलायन किए और आज के दिन में आप देखिएगा तो पर्यटन के लिए भी मोदी जी के राज में पलायन पर ही निर्भर है। इसलिए इस पलायन को रोकने के लिए जो भी बिहार के नागरिक हैं, माताएं हैं, बहन हैं, हमारे नौजवान साथी हैं जो लाठियों से पीटे हैं, जो विद्यार्थी, उनका दर्द बोल रहा है कि बिहार में यह परिवर्तन रैली दुनिया में नाम रखेगा और बिहार का नाम रोशन होगा और देश में प्रथम स्थान लाएगा, जो अभी 39वें स्थान पर विकास के नाम पर है। इसके लिए सारे लोगों को हम लोग न्योता दे रहे हैं और प्रशांत जी का संदेश जन जन तक पहुंचा। दरभंगा में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन अलग अलग पूजा समितियां के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है और चैती दुर्गा पूजा कलश स्थापित पूजा शुरू कर दिया गया है। चैती दुर्गा पूजा की यह तस्वीर है दरभंगा शहर के लहरिया सराय स्थित चट्टी चौक बसंती दुर्गा पूजा समिति से, जहां चैती दुर्गा पूजा का आयोजन लगातार 1968 से होता आ रहा है और इस वर्ष 2025 में चैती दुर्गा पूजा का 57वें वर्ष है। बताया गया कि आज चैती दुर्गा पूजा का 5वीं तारीख है और कल बेलनौती होगा और शुक्रवार को माता का पट खुल जाएगा। यहाँ चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर काफी दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए पहुँचते हैं और काफी भीड़ हुआ करती है। मेला जैसा नजर लगा रहता है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही श्रद्धालुओं के लिए पूजा पंडाल में अलग अलग व्यवस्था किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और लोग माता दुर्गा का अच्छे से दर्शन कर पूजा अर्चना कर सके। चैती दुर्गा पूजा चट्टी चौक लहरिया सराय के एक सदस्य से हमने बात किया। इन्होंने पूजा के संबंध में काफी विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। उनकी तमाम बातों को हम सुन रहे हैं। ये बासंती दुर्गा पूजा समिति है, शिवाजी चौक लहरिया सराय में ये अवस्थित है। ये 1968 से लगातार अभी तक चल रहा है, जो इसका 57 वर्ष पूरा हो चुका है। किस तरह से इस वर्ष 2025 में जो चैती दुर्गा पूजा का आयोजन चलेगा, किस तरह से कब तक चलेगा? ये दुर्गा पूजा 7 तारीख तक चलेगा और पहला दिन से लेकर के 5 दिन तक, चूंकि एक तिथि 6 है, कल चौथ और पंचमी दोनों की पूजा हो गई है, आज पंचमी तिथि हो गया, तो ये कल बेलनौती होगा और परसों भगवती का पट खुल जाएगा, जो आपको 6 तारीख तक मेला का आयोजन होगा, 7 को विसर्जन होगा। किस तरह का व्यवस्था किया गया पूजा समिति को? व्यवस्था पूजा समिति की ओर से जहां तक संभव हो सका है, हम लोग तो पूरा सड़क को 2 भागों में बांट दिए हैं और चूंकि बाजार में ये पड़ता है तो सड़क भी अवरुद्ध नहीं हो, इसीलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे कुछ पुलिसगण भी यहाँ आकर के सहयोग देते हैं और यहाँ 10 गांव का समाज जो है सो तत्पर रहता है, जो पूजा ढंग से हो, किसी तरह का ये नहीं हो। जो श्रद्धालु आते हैं, महिला पुरुष, इन लोगों के लिए क्या कुछ उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। कल हम यहाँ इसमें बैरिकेटिंग करेंगे, जो खोज भरने का अलग व्यवस्था, दर्शन का अलग व्यवस्था, महिला पुरुष का अलग व्यवस्था रहेगा। कहाँ पे ये मंदिर है? शिवाजी चौक चट्टी चौक लहरिया सराय स्टेशन के जस्ट नजदीक, स्टेशन से उत्तर। ये जो तारीख को ये जो पूजा का जो पंडाल खुले, कितने तारीख को? 7 तारीख को पंडाल खुल जाएगा। अपना परिचय दे। मदन कुमार झा, हम यहाँ के पूजा प्रभारी हैं। आज मुस्लिम समुदाय के लिए काला दिन है।
संसद में वक्फ बिल लाने वाली सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है। सरवर अली, प्रदेश महासचिव, जन सुराज पार्टी। वक्फ बिल सिर्फ चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया जा रहा है। सैयद मसीह उद्दीन, प्रवक्ता, पटना। जन सुराज पार्टी के राज्य कोर कमेटी के सदस्यों ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद में पेश किए गए वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सैयद मसीह उद्दीन ने इस बिल को भारतीय संविधान की आत्मा का प्रतिकूल बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश महासचिव सरवर अली ने प्रेस को बताया कि आज मुसलमानों के लिए काला दिन है। वक्फ बिल उस सरकार द्वारा लाया जा रहा है जिसके मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इसलिए जिस समुदाय के लिए यह बिल लाया जा रहा है उसे विश्वास में लिए बिना कानून बनाना पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही प्रो कुमार शांतनु ने कहा कि अगर वक्फ कानून पारित होता है तो इसके लिए नीतीश कुमार दोषी होंगे। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत की सरकार पेश कर रही है और 8 घंटे की बहस चल रही है। बहस के बाद उसमें जो सदन का निर्णय होगा वो आप सबके सामने होगा। हम जन स्वराज की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जो ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है वो भारत के संविधान की आत्मा को दुखी करते हुए, भारत के संविधान की जो आत्मा में जो प्रावधान किए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, 25 में, 26 में, 27 में, इनका वायलेशन करके ये लाया गया है। मैं आपको पहले बता दूं ब्रीफ की वक्फ का अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, दैवीय संपदा, ईश्वर की संपदा। और ईश्वर की संपदा तो वही होती है जो हमारे पूर्वजों ने, बाप ने, दादा ने, या जिनको बाल बच्चा नहीं था उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी थे, उन्होंने उस संपत्ति को ईश्वर के नाम पर दान कर दिया कि इससे गांव में जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी होगी, मस्जिद का रंग पुताई होगा, दरगाह का देख रेख होगा, करबला का होगा, ताजिया बनेगा, इमाम बाड़ा बनेगा, गांव में कुआं खुदाई का काम होगा, मुसाफिरों की सेवा होगी। इस तरह जन कल्याण के कामों के लिए वक्फ का प्रावधान किया गया था। वक्फ की चूंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी भारत में, इसलिए 1954 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1954, जिसके तहत पूरे देश में सभी राज्यों में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया ताकि इनका प्रबंधन हो सके। और आपको जान के ये भी बता दें कि इसमें राज्य सरकारों या केंद्र सरकार का कोई फंडिंग नहीं है। वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो जिसको स्टेट कहा जाता है, प्रत्येक वक्फ प्रॉपर्टी का जो ये है उसको स्टेट कहा जाता है, ESTAT स्टेट, उसके द्वारा 6% राशि दी जाती है राज्य वक्फ बोर्ड को और 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। उसी राशि से इसका प्रबंधन होता है। तो हमारा जन स्वराज पार्टी का ये मानना है कि ये जो विधेयक लाया गया है ये वोट के ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से लाया गया है, मतदाताओं के बीच में चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। इनका मकसद कोई विकास नहीं है, कोई कल्याण नहीं है। और ये हमारे नेता सत्य प्रशांत किशोर जी ने आज भी बयान दिया और जिस दिन अगस्त में एक लोकसभा में लाया गया था उस समय भी हमारे नेता सत्य प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य पूर्वजों ने जिन देश को अपने संघर्षों से, खून से इस देश को आजाद किया था, उन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों को आश्वासन दिया था कि जो आपकी धार्मिक आजादी है वो इस देश में सुरक्षित रहेगी। तो हमारे नेता का यह कहना है कि जो आश्वासन हमारे पूर्वजों ने दिया है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के अनुसार भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी उनकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका तो कोई योगदान नहीं है, सरकार का तो इस प्रॉपर्टी में कोई योगदान नहीं है, ये प्योर प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम समुदाय के पूर्वजों के द्वारा दान की गई संपत्ति है। और इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा रामनवमी पर्व 2025 को लेकर पुलिस कार्यालय कक्ष में की गई बैठक।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा रामनवमी पर्व 2025 के अवसर पर दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र के थानावार की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सहायक पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एवं शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित हुए। पर्व के अवसर पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से बाउंड डाउन अधिक से अधिक करने, प्रिवेंटिव अरेस्टिंग की कार्रवाई करने, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन एवं C0 C0 T0 V0 से निगरानी करने, D0 J0 संचालकों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, डायल 112 एवं अन्य कर्मियों का ब्रीफिंग, Q0 R0 T0 को जिला कंट्रोल रूम में तैयारी हालत में रखने एवं जुलूस रूट लाइन का मैप के माध्यम से निरीक्षण किया गया एवं अन्य कतिपय बिंदुओं पर दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिए गए। वक्फ संशोधन बिल पर राजद नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मो अली अशरफ फातमी का बयान। 2 अप्रैल 2025। आप जानते ही हैं कि सबसे पहले 1954 में भारत सरकार जो उस वक्त की थी वो वक्फ बिल वो लेके आई थी और दोबारा उसकी अच्छाई के लिए 1995 में जब मैं खुद MP था उस वक्त उसके अंदर कुछ संशोधन फ़ायदे के लिए किया गया कि मुसलमानों का इसमें फ़ायदा हो। फर्दर कुछ कमी थी तो 1913 में फिर से संशोधन हुआ, वो भी मुसलमानों के कहने पर, मुस्लिम संस्थानों के कहने पे किया गया। और इस दफ़ा का जो बिल लाई है NDA सरकार, वो सीधा सीधी जो मुसलमानों का राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, कानून में मिला है, उसको पामाल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये बिल्कुल आया गया है। और धीरे धीरे वो इसको डाइल्यूट करके हड़पना चाहते हैं या अपने बड़े बड़े लोगों के हाथ इसको दे देना चाहते हैं। बहुत ही सदमे की बात है, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज आपके पास ताकत ज़रूर है, मेंबर आपके पास ज़्यादा है NDA के पास, इस तरह का बिल मत लाइए। और अगर ये बिल आपकी निगाह में अच्छा है तो आपको चाहिए कि जितने भी इस किस्म के ट्रस्ट हैं, चाहे वो क्रिश्चियन ट्रस्ट हो या हिंदू ट्रस्ट हो, इस सब के अंदर अमेंडमेंट कीजिए। सिख का हो, बुद्धिस्ट का हो, सब के अंदर अमेंडमेंट करके आप इसी तरह का बिल लाइए जो आज मुसलमानों के लिए लेके आना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मामले में पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जमात के लोग, सेकुलर लोग, मुसलमान, अल्पसंख्यक के लोग एक रहेंगे और एक आवाज़ के साथ इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन सरकार, मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में, इसकी जो सबसे बड़ी पार्टनर है आज, उसमें एक जनता दल यू भी है। और वो जिस तरह से साजिश कर रही है इस बिल के फेवर में, जो बिल लाया है सरकार ने, उनको इसका खमियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। तो मैं आखिरी में पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं, जो भी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, जो भी डेमोक्रेसी के अंदर यकीन रखते हैं, जो भी इस हिंदुस्तान के संविधान के अंदर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, इस बिल का अपोज करें। और जो अधिकार, हक जो वक्फ ने दे रखा है, वक्फ एक्ट ने पहले से, उसको ख़त्म नहीं होने दें, बल्कि उसके अंदर ज़रूरत पड़े तो सुधार की ज़रूरत तो सुधार करें। लेकिन उस सुधार के लिए भी जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करके, चीत करके उसके अंदर संशोधन करना चाहिए अगर कोई कमी है तो। लेकिन ये तो पूरा हड़पने की तैयारी है। आपने जदयू का नाम लिया, लेकिन जदयू ने 3 कंडीशन जो रखी थी इस बिल को समर्थन देने के लिए, कहा जा रहा है कि वो मान ली गई है। फिर विपक्ष को कहाँ दिक्कत है, क्या इसमें कमी है? देखिए, इसमें तो कमी ही कमी है। अब बताओ एक चीज़ के मेंबर वक्फ, कोई भी आज जितनी भी समितियां हैं या ट्रस्ट है, चाहे सिख ट्रस्ट हो, चाहे हिंदू ट्रस्ट हो, उसके अंदर मुसलमान जाते हैं, या कोई क्रिश्चियन ट्रस्ट है उसके अंदर हिंदू जाते हैं, या हिंदुओं का ट्रस्ट है, कई मंदिरों का ट्रस्ट है, उसके अंदर मुसलमान या क्रिश्चियन जाते हैं। ये तो समझो कि निजी चीज़ है, ये धार्मिक आधार पे है।
अब इसमें से एक एक्ट खत्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब जो दूसरी कम्युनिटी के लोग इसमें वक्फ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? न जाने कितनी मस्जिदें, कितने कब्रिस्तान गैर मुस्लिमों के वक्फ किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल ही जो वक्फ बिल था उसको ख़त्म करने की साजिश है और इसके लिए हम लोग स्टैंड करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? तो इसकी जो भी है सड़क से लेकर सांसद तक चल रहा है, संघर्ष चलता रहेगा आगे। दरभंगा में डॉन बॉस्को स्कूल के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन स्कूल प्रांगण में किया गया। इस समारोह में दरभंगा जिला के अनेकों गणमान्य लोग पहुंचे। सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। डॉन बॉस्को स्कूल में क्या फंक्शन हो रही है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज डॉन बॉस्को स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलन समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें दरभंगा के हर कम्युनिटी के लोग इस जगह पे एक महफिल में शामिल होते हैं और भाईचारगी का मिसाल, एकता की मिसाल हम लोग यहाँ पे पेश करते हैं और हर धर्म के लोग इस जगह पे शामिल हैं आज, और सबके बीच में एक मोहब्बत है, एक आपसी भाईचारगी है। तो यकीनन ये हम तमाम लोगों के लिए काबिल तारीफ़ मौका है कि हम तमाम लोग एकजुट हैं, एक जगह पर एक ताकत है। तो हर साल ये चीज़ होती आई है, इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी। हमारा मकसद ही ये है आपस में प्यार, आपस में भाईचारे। परिचय दीजिए। अबू बकर आदमी, डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा।